हेलो एवरीवन, मैं रमन कुमार रजक स्वागत करता हूं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज की चर्चा का विषय है जो GDS 2 MTS पेपर हुआ था पिछले साल, उसको आज सॉल्व करेंगे। उसमें जितने भी डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट यानी पोस्ट ऑफिस गाइड पार्ट फर्स्ट से और जो पोस्टल मैनुअल 5 है उससे जितने भी प्रश्न आए थे, 30 क्वेश्चन आए थे, उसमें से उन 30 क्वेश्चंस को आज सॉल्व करेंगे। ये है प्रीवियस ईयर पेपर यानी पिछले साल का पेपर है GDS 2 MTS वाला। आज का पहला प्रश्न है, डाक सेवा बोर्ड का अध्यक्ष कौन होता है? यानी जो पोस्टल सर्विस बोर्ड होता है, पोस्टल सर्विस बोर्ड, उनके अध्यक्ष कौन होते हैं, उनके चेयरमैन कौन होते हैं? ऑप्शन नंबर 1 सचिव डाक, ऑप्शन नंबर 2 डाक महानिदेशक, ऑप्शन नंबर 3 अतिरिक्त महानिदेशक, ऑप्शन डी ऑप्शन नंबर 4 व्यक्तिगत सदस्य। जो पोस्टल सर्विस बोर्ड होता है उसके जो अध्यक्ष होते हैं वो होते हैं सचिव डाक, सेक्रेटरी पोस्ट होती है, इसलिए इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 2, प्रशासनिक उद्देश्य से भारत को कितने डाक परिमंडलों में विभाजित किया गया है? ऑप्शन 1 16, ऑप्शन 2 17, ऑप्शन 3 23, ऑप्शन डी 24। तो जो भारत को प्रशासनिक उद्देश्य से परिमंडलों में जो विभाजित किया गया है वो है 23 परिमंडलों में विभाजित किया गया है। यानी जो नंबर ऑफ सर्कल्स हैं वो 23 है और जो सर्कल्स के जो प्रमुख होते हैं वो होते हैं सर्कल प्रमुख, इसलिए इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3 23। क्वेश्चन नंबर 3, डाक मंडल का संचालन कौन करता है? यानी जो डिविजनल हेड होते हैं वो कौन होते हैं? ऑप्शन 1 निरीक्षक डाकघर, ऑप्शन 2 सहायक अधीक्षक, ऑप्शन 3 प्रवर या अधीक्षक डाकघर, ऑप्शन 4 मेल ओवरसियर। तो जो पोस्टल डिवीज़न होता है उनके जो हेड होते हैं वो होते हैं सुपरिटेंडेंट पोस्ट यानी SP, जिन्हें हिंदी में अधीक्षक डाकघर भी कहते हैं, इसलिए इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3 प्रवर अधीक्षक या अधीक्षक डाकघर। क्वेश्चन नंबर 4, डाकघरों को कितने समूहों में विभाजित किया गया है? यानी जो टाइप्स ऑफ पोस्ट ऑफिस है वो पूछा गया है कि पोस्ट ऑफिस कितने प्रकार की होती हैं। ऑप्शन नंबर A 2, ऑप्शन नंबर 2 3, ऑप्शन नंबर 3 4, ऑप्शन नंबर 4 है वो 5। तो जो टाइप्स ऑफ पोस्ट ऑफिस हैं, पोस्ट ऑफिस के जो प्रकार हैं या डाकघरों को 3 समूहों में बांटा गया है। सबसे पहले होता है हेड ऑफिस, दूसरे नंबर पर आता है सब ऑफिस और तीसरा होता है ब्रांच ऑफिस। यानी प्रधान डाकघर, दूसरा होता है उप डाकघर, चौथा होता है शाखा डाकघर, इसलिए इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 5, भारतीय मुद्रा में प्रतियोगिता पोस्ट कार्ड का कितना मूल्य होता है? यानी जो कंपटीशन पोस्ट कार्ड है उसकी रेट क्या है? ऑप्शन 1 0.25 रुपये, ऑप्शन नंबर 2 0.50 रुपये, ऑप्शन नंबर 3 6 रुपये, ऑप्शन नंबर 4 10 रुपये। तो जो कंपटीशन पोस्ट कार्ड है वो 10 रुपये का आता है, इसलिए इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर 4 10 रुपये। क्वेश्चन नंबर 6, भारतीय मुद्रा में मुद्रित पोस्ट कार्ड का कितना मूल्य होता है? यानी जो प्रिंटेड पोस्ट कार्ड होते हैं उनका मूल्य कितना है? ऑप्शन 1 रुपये, ऑप्शन 2 6 रुपये, ऑप्शन 3 10 रुपये, ऑप्शन डी 15 रुपये। तो जो मुद्रित पोस्ट कार्ड होते हैं या प्रिंटेड पोस्ट कार्ड होते हैं उनकी कीमत होती है 6 रुपये, इसलिए इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2 6 रुपये। और जो प्रतियोगिता पोस्ट कार्ड होते हैं वो 10 रुपये के आते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, भारतीय मुद्रा में अंतर्देशीय पत्र कार्ड का कितना मूल्य होता है? ऑप्शन A 1 रुपये 50 पैसे, ऑप्शन नंबर 2 रुपये 50 पैसे, ऑप्शन नंबर 3 रुपये 50 पैसे, ऑप्शन नंबर 4 रुपये 50 पैसे। तो जो अंतर्देशीय पत्र कार्ड है इनलैंड लेटर कार्ड होता है, उसकी जो रेट होती है वो होती है 2 रुपये 50 पैसे, इसलिए इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2 रुपये 50 पैसे। क्वेश्चन नंबर 8, पत्र का अधिकतम भार कितना हो सकता है? यानी जो मैक्सिमम वेट होता है वो लेटर के लिए कितना हो सकता है? कितनी
वेट का जो लेटर है उसे पोस्ट किया जा सकता है। मैक्सिमम वेट पूछा गया है। ऑप्शन ए 1 किलोग्राम, ऑप्शन 2 2 किलोग्राम, ऑप्शन 3 3 किलोग्राम, ऑप्शन 4 4 किलोग्राम। तो जो लेटर होता है, पत्र होता है, वो अधिकतम 2 किलोग्राम तक ही पोस्ट किया जा सकता है, इसलिए इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2 किलोग्राम। क्वेश्चन नंबर 9, अंध साहित्य पैकेट को भुगतान में किस प्रकार की छूट दी गई है? यानी जो ब्लाइंड लिटरेचर होते हैं, ब्लाइंड लिटरेचर के जो पैकेट होते हैं उनको किस प्रकार की छूट दी गई है? ऑप्शन 1 डाक व्यय, ऑप्शन 2 पंजीकृत शुल्क, ऑप्शन 3 पावती शुल्क, ऑप्शन 4 उपरोक्त सभी। तो जो ब्लाइंड लिटरेचर पैकेट होते हैं उनको डाक व्यय, पंजीकृत शुल्क और पावती शुल्क में छूट दी गई है, इसलिए इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर 4 उपयुक्त सभी छूट दी गई है। लेकिन जो एयर चार्जेस होते हैं, जो हवाई चार्जेस होते हैं, यानी डाक को अगर कोई हवाई सेवा के माध्यम से भेजते हैं तो अंध साहित्य पैकेट पर हवाई चार्ज लगता है। क्वेश्चन नंबर 10, डाक वस्तु का पंजीयन शुल्क क्या है? यानी रजिस्ट्रेशन चार्ज क्या है? ऑप्शन 1 12 रुपये, ऑप्शन 2 15 रुपये, ऑप्शन 3 17 रुपये, ऑप्शन डी 22 रुपये। तो जो डाक वस्तु पर रजिस्ट्रेशन शुल्क है वो लगता है 22 रुपये, इसलिए इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर, जो डाक वस्तु पर पंजीयन शुल्क है, रजिस्ट्रेशन शुल्क है, वो लगता है 17 रुपये। 22 रुपये नहीं है, वो है 17 रुपये, इसलिए इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3 17 रुपये। क्वेश्चन नंबर 11, सभी डाक वस्तुओं पर कम से कम कितने डाकघरों की तारीख मोहर लगानी होती है? ऑप्शन ए 2, ऑप्शन 2 3, ऑप्शन 3 4, ऑप्शन 4 5। तो जो सभी डाक वस्तुएं हैं उन पर कम से कम 2 डाकघरों की मोहर लगानी होती है। एक तो होता है बुकिंग ऑफिस, जहाँ से डाक को बुक किया जाता है, डाक वस्तु बुक की जाती है, रजिस्टर्ड या स्पीड पोस्ट की जाती है। दूसरा होता है डिलीवरी ऑफिस, यानी जहाँ पर डाक का वितरण होता है उस जगह। कम से कम इन 2 जगहों पर हर एक डाक वस्तु पर मोहर लगानी होती है। इससे ज़्यादा भी मोहर लगाई जा सकती है, लेकिन कम से कम 2 डाकघरों की मोहर आवश्यक है, इसलिए इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 12, पोस्ट बॉक्स की सुविधा निम्न में से कहाँ उपलब्ध है? ऑप्शन ए सभी डाकघरों में, ऑप्शन 2 परिमंडल में मुखिया के द्वारा निर्धारित डाकघरों में, ऑप्शन नंबर 3 केवल मुख्य डाकघर में, ऑप्शन नंबर 4 केवल उप डाकघर में। तो जो पोस्ट बॉक्स होता है वो स्पेशल पोस्ट ऑफिस में ही, कुछ पोस्ट ऑफिस में ही पोस्ट बॉक्स की सुविधा दी जाती है, और परिमंडल में मुखिया के द्वारा जो निर्धारित डाकघर है सिर्फ उन्हीं में ही पोस्ट बॉक्स की सुविधा है, इसलिए इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 13, पोस्ट बैग की सुविधा निम्न में से कहाँ उपलब्ध होती है? ऑप्शन ए सभी डाकघरों में, ऑप्शन नंबर 2 सभी वितरण डाकघरों में, ऑप्शन नंबर सी सभी उप डाकघरों में, ऑप्शन नंबर 4 सभी गैर वितरण डाकघरों में। तो जो पोस्ट बैग होता है उसकी जो सुविधा है वो सभी वितरण डाकघरों में होती है, इसलिए इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2 सभी वितरण डाकघरों में। क्वेश्चन नंबर 14, स्पीड पोस्ट पार्सल अधिकतम कितने वजन तक बुक कराया जा सकता है? यानी जो स्पीड पोस्ट का जो पार्सल है उसका जो मैक्सिमम वेट होता है वो कितना होता है, या कितने वजन तक का बुक कराया जा सकता है? ऑप्शन ए 15 किलोग्राम, ऑप्शन 2 20 किलोग्राम, ऑप्शन 3 35 किलोग्राम, ऑप्शन 4 50 किलोग्राम। तो जो मैक्सिमम वेट होता है जो स्पीड पोस्ट पार्सल के लिए बुक कराने के लिए वो लिमिट है, वो है 20 किलोग्राम की, इसलिए इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2 20 किलोग्राम। क्वेश्चन नंबर 15, स्पीड पोस्ट वस्तुओं को अधिकतम कितने रुपए के लिए बीमाकृत कराया जा सकता है? यानी जो स्पीड पोस्ट के जो आर्टिकल है उनको मैक्सिमम कितने रुपए के लिए कितना कैश इंश्योर्ड कराया जा सकता है, यानी कितने रुपए के अधिकतम इंश्योर कराया जा सकता है? ऑप्शन नंबर ए 1000, ऑप्शन नंबर 2 10,000, ऑप्शन नंबर 3 1 लाख, ऑप्शन नंबर 4 10 लाख। तो जो बीमाकृत की जो लिमिट है, यानी जो इंश्योर्ड की जो लिमिट है स्पीड पोस्ट आर्टिकल की, वो है
1 लाख रुपए की, इसलिए इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3, 1 लाख रुपए। क्वेश्चन नंबर 16, स्पीड पोस्ट वस्तुओं के लिए विलंब से वितरण के मामले में कितनी क्षतिपूर्ति निर्धारित है। यानी अगर कोई स्पीड पोस्ट आर्टिकल है वो लेट डिलीवर किया जाता है या कुछ समय बाद, निश्चित समय के बाद डिलीवर किया जाता है, तो उस मामले में क्षतिपूर्ति कितनी है, कितना मुआवजा देना होता है। ऑप्शन नंबर ए, स्पीड पोस्ट का जो शुल्क है उतना। ऑप्शन नंबर 2, स्पीड पोस्ट का शुल्क का दोगुना। ऑप्शन नंबर 3, 500 रुपये। ऑप्शन नंबर 4, 1000 रुपये। तो इस मामले में जो क्षतिपूर्ति निर्धारित है वो है स्पीड पोस्ट में जितना शुल्क लगता है उतने रुपए की क्षतिपूर्ति दी जाती है। क्वेश्चन नंबर 17, स्पीड पोस्ट के माध्यम से अधिकतम कितने मूल्य के सोने के सिक्के या बुलियन या दोनों भेजे जा सकते हैं। यानी अगर कोई स्पीड पोस्ट के माध्यम से सोने के सिक्के या बुलियन भेजना चाहता है या दोनों ही भेजना चाहता है, उसके लिए कितने मूल्य के, मैक्सिमम कितने रुपए के सोने के सिक्के या बुलियन या दोनों भेज सकते हैं। ऑप्शन नंबर 1, 1000 रुपये। ऑप्शन नंबर 2, 2000 रुपये। ऑप्शन नंबर 3, 10,000 रुपये। ऑप्शन नंबर 4, 20,000 रुपये। तो जो लिमिट है सोने के सिक्के या बुलियन या दोनों भेजने के लिए स्पीड पोस्ट के माध्यम से वो है 20,000 रुपये की। इसलिए इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर 4, 20,000 रुपये। क्वेश्चन नंबर 18, अंतर्देशीय पत्रकार का अधिकतम कितना भार हो सकता है। यानी जो मैक्सिमम वेट है वो इनलैंड लेटर कार्ड के लिए वो कितना हो सकता है। ऑप्शन नंबर 1, 5 ग्राम। ऑप्शन नंबर 2, 10 ग्राम। ऑप्शन नंबर 3, 15 ग्राम। ऑप्शन नंबर 4, 20 ग्राम। तो जो अंतर्देशीय पत्र कार्ड होता है उसके लिए मैक्सिमम वेट होता है वो होता है 5 ग्राम का। इसलिए इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, 5 ग्राम। क्वेश्चन नंबर 19, डाकघर बचत बैंक खाता न्यूनतम कितने रुपए से खोला जा सकता है। यानी जो पोस्ट ऑफिस का सेविंग बैंक का अकाउंट है, एसबी अकाउंट है, बचत बैंक का जो खाता है वो न्यूनतम कितने रुपए से खोला जा सकता है, मिनिमम चार्जेस कितना लगता है। ऑप्शन नंबर 1, 10 रुपये। ऑप्शन नंबर 2, 20 रुपये। ऑप्शन नंबर 3, 50 रुपये। ऑप्शन नंबर डी, 500 रुपये। तो जो एसबी का खाता है वो मिनिमम 500 रुपये से खोला जा सकता है। इसलिए इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 20, डाकघर बचत बैंक खाता निम्न में से किस तरह से खोला जा सकता है। यानी जो पोस्ट ऑफिस का सेविंग अकाउंट है वो किस तरीके से खोला जा सकता है। ऑप्शन नंबर ए, केवल नकदी। ऑप्शन नंबर 2, केवल चेक। ऑप्शन नंबर 3, नकदी और चेक दोनों। ऑप्शन नंबर 4, इनकम टैक्स रिफंड से। तो जो एसबी का खाता है, पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक का खाता है, वो ओनली कैश के माध्यम से खोला जा सकता है, नकदी से खोला जा सकता है। इसलिए इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 21, लोग भविष्य निधि खाते को न्यूनतम कितनी राशि से खोल सकते हैं। यानी जो पीपीएफ अकाउंट है, पब्लिक प्रोविडेंट फंड अकाउंट है, उनको मिनिमम कितने रुपए से खोल सकते हैं। ऑप्शन नंबर 1, 50 रुपये। ऑप्शन नंबर 2, 100 रुपये। ऑप्शन नंबर 3, 250 रुपये। ऑप्शन नंबर 4, 500 रुपये। ये पीपीएफ का अकाउंट है, पब्लिक प्रोविडेंट फंड का अकाउंट है, उसे मिनिमम 500 रुपये से खोल सकते हैं। इसलिए इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर 4, 500 रुपये। क्वेश्चन नंबर 22, डाकघर बचत खाते में न्यूनतम कितनी ब्याज दर है। यानी जो पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक का अकाउंट है उस पर कितने % की ब्याज वार्षिक रूप से मिलती है। ऑप्शन नंबर ए, 3% वार्षिक। ऑप्शन नंबर 2, 4% वार्षिक। ऑप्शन नंबर 3, 5% वार्षिक। ऑप्शन नंबर 4, 6% वार्षिक। तो जो पोस्ट ऑफिस का जो सेविंग अकाउंट बैंक है उस पर 4% वार्षिक की ब्याज मिलती है। इसलिए इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 23, डाकघर सावधि जमा खाता न्यूनतम कितने रुपए से खोला जा सकता है। यानी जो पोस्ट ऑफिस का जो टाइम डिपॉजिट है या फिक्स डिपॉजिट है उसे कितने रुपए से खोल सकते हैं। ऑप्शन नंबर 1, 50 रुपये। ऑप्शन नंबर 2, 100 रुपये। ऑप्शन नंबर 3, 200 रुपये। ऑप्शन नंबर 4, 1000 रुपये। तो जो सावधि जमा खाता है उसे न्यूनतम 1000 रुपये से खोल सकते हैं। इसलिए इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर 4, 1000 रुपये। क्वेश्चन नंबर 24, डाकघर सावधि जमा खाते में अधिकतम कितना बकाया रखा जा सकता है। यानी जो पोस्ट ऑफिस की जो टीडी है उसमें मैक्सिमम कितना रुपया बकाया रखा जा सकता है। ऑप्शन नंबर 1, 50,000 रुपये। ऑप्शन नंबर 2, 1 लाख रुपये। ऑप्शन नंबर 3, 2 लाख रुपये। ऑप्शन नंबर 4, कोई सीमा नहीं है। तो जो डाकघर के जो टीडी अकाउंट है उसमें मैक्सिमम अमाउंट की कोई सीमा निर्धारित नहीं है। इसलिए इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर 4, कोई सीमा नहीं है।
क्वेश्चन नंबर 25, मासिक आय योजना यानी जो MIS अकाउंट है उसे न्यूनतम कितने रुपए से खोला जा सकता है? ऑप्शन नंबर 1 1000 रुपये, ऑप्शन नंबर 2 1500 रुपये, ऑप्शन नंबर 3 2000 रुपये, ऑप्शन नंबर 4 2500 रुपये। तो जो MIS का अकाउंट है उसे मिनिमम 1000 रुपये से खोल सकते हैं, इसलिए इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर 1 1000 रुपये। क्वेश्चन नंबर 26, NPS का पूर्ण रूप क्या है? ऑप्शन नंबर 1 नेशनल पेंशन स्कीम, ऑप्शन नंबर 2 नेशनल पेंशन सिस्टम, ऑप्शन नंबर 3 नेशनल पोस्टल स्कीम, ऑप्शन नंबर 4 नेशनल पोस्टल सिस्टम। तो जो NPS है उसका पूरा नाम है वो है नेशनल पेंशन सिस्टम। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही आंसर है, इसलिए इस प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 27, IPPB का पूर्ण रूप क्या है? यानी जो IPPB है उसकी फुल फॉर्म क्या है? ऑप्शन नंबर 1 इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक, ऑप्शन नंबर 2 इंडियन पोस्टल पेमेंट बैंक, ऑप्शन नंबर 3 इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक, ऑप्शन नंबर 4 इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक। तो जो IPP है उसका जो पूरा नाम है या फुल फॉर्म है वो है इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक, पेमेंट्स बैंक। ऑप्शन नंबर 4 इस प्रश्न का सही आंसर है, इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक। क्वेश्चन नंबर 28, उप डाकघर का प्रभारी अधिकारी कौन होता है? यानी जो सब ऑफिस होता है उसके इंचार्ज ऑफिसर कौन होते हैं? ऑप्शन नंबर 1 उप डाकपाल, ऑप्शन नंबर 2 शाखा डाकपाल, ऑप्शन नंबर 3 सहायक पोस्ट मास्टर, ऑप्शन नंबर 4 पोस्ट मास्टर। जो सब ऑफिस होते हैं उनके इंचार्ज अधिकारी होते हैं, जो प्रभारी अधिकारी होते हैं उसे उप डाकपाल कहा जाता है, इसलिए इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 29, RLO का पूर्ण रूप क्या है? RLO की फुल फॉर्म क्या है? ऑप्शन नंबर 1 रिटायर्ड लेटर ऑफिस, ऑप्शन नंबर 2 रिटर्न लेटर ऑफिस, ऑप्शन नंबर 3 रजिस्टर लेटर ऑफिस, ऑप्शन नंबर 4 रेस्ट्रिक्टेड लेटर ऑफिस। जो RLO है उसकी फुल फॉर्म है रिटर्न लेटर ऑफिस। क्वेश्चन नंबर 29 का सही आंसर ऑप्शन नंबर 2 रिटर्न लेटर ऑफिस। क्वेश्चन नंबर 30, रेल डाक व्यवस्था यानी जो RMS है, रेलवे डाक सेवा है, के अधीक्षक के कार्यालय स्थित स्थिर कार्यालय को क्या कहा जाता है? यानी जो RMS के जो अधीक्षक कार्यालय होते हैं उन पर जो स्टेशनरी कार्यालय है उसको क्या कहा जाता है? ऑप्शन नंबर 1 प्रधान डाकघर, ऑप्शन नंबर 2 प्रधान अभिलेख डाकघर, ऑप्शन नंबर 3 उप डाकघर, ऑप्शन नंबर 4 उप अभिलेख डाकघर। तो जो RMS के जो अधीक्षक के कार्यालय पर स्थित जो स्टेशनरी ऑफिस होती है उसे प्रधान अभिलेख कार्यालय कहते हैं, इसलिए इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2 HRO हेड रिकॉर्ड ऑफिस। हेड रिकॉर्ड ऑफिस के जो इंचार्ज होते हैं उन्हें हेड रिकॉर्ड ऑफिसर कहते हैं, इसलिए इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर 2।